बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, आज का हमारा ये डीप डाइव या कहें कि गहन विश्लेषण बिहार के रोजगार और युवा सशक्तिकरण योजनाओं पर केंद्रित है। और ये विषय उन सभी छात्रों के लिए बेहद प्रासंगिक है जो बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग, बीएसएससी, एसआई और शिक्षक भर्ती जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। तो आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। हमारे सामने कुछ बेहद विस्तृत आधिकारिक दस्तावेज हैं। मुख्य रूप से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट। हाँ, अक्सर हम सिर्फ समस्याओं के बारे में सुनते हैं कि बेरोजगारी है, पलायन है, लेकिन आज हम सरकार के सॉल्यूशन ब्लूप्रिंट के अंदर जाएंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियां किस तरह काम कर रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक एकेडमिक मंच के तौर पर हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। हम सिर्फ डेटा और अर्थशास्त्र के नियमों के आधार पर योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे। यह किसी भी सीरियस कैंडिडेट के लिए एक चीट कोड की तरह है। तो चलिए समस्या की जड़ से शुरुआत करते हैं। जनसांख्यिकी के आंकड़े। हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जहां की 60% से ज्यादा आबादी 60% 35 साल से कम उम्र की है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। बिल्कुल, किताबों के हिसाब से तो ये एक ड्रीम सिनेरियो होना चाहिए, है ना? हाँ, मतलब इतनी बड़ी युवा आबादी का अर्थ है काम करने वाले हाथों की एक बहुत बड़ी कतार। उत्पादन में भारी उछाल आना चाहिए। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू जब हम पीएलएफएस के आंकड़ों में देखते हैं तो वो थोड़ा चौंकाने वाला है। बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी एलएफपीआर देखते हैं, जो कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए मापा जाता है। सही, तो वो समग्र रूप से केवल 39% है, मतलब 39.0%। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अक्सर छात्र इस एलएफपीआर को बेरोजगारी दर समझ लेते हैं। इसे थोड़ा सरल भाषा में स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। देखिए, एलएफपीआर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोगों के पास नौकरी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि काम करने योग्य आयु वर्ग में से कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो जब ये दर 39% होती है तो उसका सीधा मतलब है कि शेष 61% आबादी श्रम बाजार से पूरी तरह बाहर है। वे काम की तलाश ही नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब बिहार की जनसंख्या एक विशाल शक्तिशाली इंजन की तरह है, जिसमें युवाओं की ऊर्जा रूपी ईंधन तो बहुत है, लेकिन वो इंजन अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या तंत्र काम कर रहा है? लोग काम क्यों नहीं ढूंढेंगे? इसके कई कारण हैं। कुछ युवा लंबी अवधि तक उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं, जैसे हमारे कई छात्र जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए वे श्रम बल का हिस्सा नहीं माने जाते। और कुछ मामलों में ये बाजार में अवसरों की कमी के कारण पैदा हुई निराशा का परिणाम भी होता है। मतलब लोग काम खोजना ही छोड़ देते हैं। सही कहा। और अगर हम महिलाओं के एलएफपीआर की बात करें, जो कि मात्र 11.4% है, तो वहां स्थिति और भी जटिल है। 11.4? ये तो बहुत कम है। हाँ, वहाँ गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाएं काम कर रही होती हैं, जो महिलाओं को घर के बाहर आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोकती हैं। यह स्थिति किसी खेत में बोई गई फसल की तरह लगती है। बीज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सिंचाई और सही बाजार नहीं है तो बीज बस जमीन में पड़े रह जाएंगे। और जो लोग काम कर भी रहे हैं, उनमें से 70% से अधिक आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। 70%। यहीं से अर्थशास्त्र का वो नियम लागू होता है जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बिल्कुल। जब एक ही खेत में जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उन अतिरिक्त लोगों की सीमांत उत्पादकता या कहिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है। देखने में लगता है कि पूरा परिवार खेत में काम कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर उनमें से आधे लोगों को वहां से हटा भी दिया जाए तो भी कुल कृषि उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। लेकिन जब इतनी बड़ी आबादी पीढ़ियों से खेती में लगी है तो मेरा एक तीखा सवाल है। पूछिए। अक्सर नीतियों में
कौशल बेमेल या स्किल मिसमैच का रोना रोया जाता है। क्या सच में स्किल मिसमैच ही प्राथमिक कारण है या फिर ये सिर्फ उद्योगों की कमी है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज़ तर्क है। सच्चाई ये है कि दोनों मिलकर एक दुष्चक्र बनाते हैं। बेरोजगार युवा हैं, वे दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। पुश फैक्टर बहुत मजबूत है। मतलब गांव से बाहर धकेलने वाले कारक। हाँ, और जब ये युवा पलायन करते हैं और उनके पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से कोई तकनीकी कौशल नहीं होता, तो वे दूसरे राज्यों में भी केवल असंगठित क्षेत्रों में ही फंस जाते हैं, जैसे निर्माण स्थलों पर काम करना या दिहाड़ी मजदूरी। ठीक कहा। और वहाँ मजदूरी कम होती है, काम के घंटे असीमित होते हैं। इसलिए नीतियां अब इस बात पर केंद्रित हो रही हैं कि युवाओं का कौशल कैसे बढ़ाया जाए, ताकि कम से कम जो लोग बाहर जा रहे हैं या स्थानीय स्तर पर काम तलाश रहे हैं, उनका जीवन स्तर सुधर सके। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे दस्तावेजों में बिहार कौशल विकास मिशन या BSDM का जिक्र आता है, जिसकी स्थापना श्रम संसाधन विभाग द्वारा 2016 में की गई थी। हाँ, और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कुशल युवा प्रोग्राम या KYP। तो ये KYP मुख्य रूप से 15 से 28 वर्ष के युवाओं को लक्षित करता है। सही। और इसमें 3 बुनियादी चीजों पर जोर दिया गया है। पहला है लाइफ स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स, मतलब व्यक्तित्व विकास। हाँ। दूसरा है कंप्यूटर स्किल्स यानी डिजिटल साक्षरता, और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, विशेष रूप से अंग्रेजी और हिंदी में संवाद करने की क्षमता। अगर हम इन 3 घटकों को देखें तो ये किसी प्रोफेशनल फिनिशिंग स्कूल की तरह लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरा एक काउंटर पॉइंट है यहाँ पर। मान लीजिए किसी युवा ने 12वीं पास कर ली है, तो उसे सिर्फ बेसिक कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल्स सिखाने से क्या ढांचागत बदलाव आ जाएगा? ढांचागत बदलाव उनके आत्मविश्वास और काम के स्वरूप में आता है। एक ग्रामीण युवा के पास अकादमिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब वह किसी फॉर्मल सेक्टर में इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे ईमेल लिखना या अपनी बात रखना नहीं आता। ये झिझक उसे वापस शारीरिक श्रम की ओर धकेल देती है। तो KYP का उद्देश्य इसी मनोवैज्ञानिक और तकनीकी बाधा को तोड़ना है, उन्हें जॉब रेडी बनाना है। सही कहा। लेकिन क्या इस बेसिक ट्रेनिंग से एक ऐसे राज्य में पलायन रुक जाएगा जहां उद्योगों की कमी है? देखिए, पलायन पूरी तरह रुकना एक लंबा आर्थिक लक्ष्य है, लेकिन ये ट्रेनिंग पलायन की प्रकृति को जरूर बदल सकती है। मतलब अकुशल से कुशल पलायन की ओर? हाँ, जब एक डिजिटल रूप से साक्षर युवा काम की तलाश में निकलता है तो वो ईंट नहीं उठाता, वो किसी रिटेल स्टोर में काम कर सकता है, डेटा एंट्री कर सकता है। और आज के ई-गवर्नेंस के दौर में तो स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी बहुत से काम डिजिटल हो गए हैं। बिल्कुल, वहाँ भी ये कौशल स्थानीय रोजगार पैदा करते हैं। तो ये डिजिटल इकोनॉमी में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है। ये तो हुई कौशल विकास की बात। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो बेसिक स्किल नहीं बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट। हाँ, वहाँ चुनौती हुनर की नहीं होती बल्कि पैसों की होती है, वित्तीय बाधाएं। और यहीं पर नीति निर्माता उस दूसरी बाधा को दूर करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो शिक्षा विभाग ने 2016 में शुरू की थी। बिल्कुल। इसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बहुत ही मामूली साधारण ब्याज पर दिया जाता है। दस्तावेजों में ये भी लिखा है कि महिलाओं और दिव्यांगों के लिए तो ये ब्याज दर और भी कम है, करीब 1%। हाँ, अब इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझना बहुत रोचक है। सामान्य परिस्थितियों में एक गरीब परिवार बैंक से 4 लाख का लोन नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक को कोलैटरल या गारंटी चाहिए होती है जो उनके पास नहीं होती। सही। तो ऐसे में सरकार खुद गारंटर की भूमिका निभाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, एक 18-20 साल के छात्र के सिर पर 4 लाख रुपए का कर्ज, क्या ये भारी मानसिक दबाव नहीं डालता? ये चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इसे केवल एक लोन के रूप में नहीं बल्कि राज्य की मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल में एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। मानव पूंजी में निवेश। हाँ, जब पैसों की कमी के कारण कोई प्रतिभाशाली छात्र पॉलिटेक्निक या नर्सिंग करने से रुक जाता है तो राज्य भविष्य के एक कुशल पेशेवर को खो देता है। तो ये योजना ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी टैलेंट सिर्फ गरीबी के कारण बर्बाद ना हो। बिल्कुल। और इसी के समानांतर एक और योजना है,
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ये उन युवाओं के लिए है जो 20 से 25 वर्ष के हैं और जो ना तो कार्यरत हैं और ना ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब देखिए, जब हम आज की महंगाई को देखते हैं तो 1000 रुपए की रकम बहुत मामूली लग सकती है। इसे तो एक सर्वाइवल किट ही कहा जा सकता है। देखने में कम लग सकती है, लेकिन इसे जीवन यापन के खर्च के रूप में देखना गलत होगा। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके नजरिए से सोचिए। मतलब परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में। बिल्कुल। इन युवाओं को लगातार कई परीक्षाओं के फॉर्म भरने होते हैं। परीक्षा केंद्र तक जाने का किराया, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट का डेटा पैक। एक बेरोजगार युवा के लिए माता-पिता से हर महीने इन छोटी चीजों के लिए पैसे मांगना मानसिक रूप से काफी कठिन होता है। सही कहा। तो ये 1000 रुपए का भत्ता उन्हें वो बुनियादी स्वतंत्रता देता है जिससे वे बिना शर्मिंदगी के अपनी तैयारी जारी रख सके। ये उनकी गरिमा बनाए रखता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील नजरिया है। तो हमने कौशल देख लिया, उच्च शिक्षा का समर्थन देख लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है रोजगार का सृजन। क्योंकि कौशल और शिक्षा तब तक अधूरे हैं जब तक कि उन्हें खपाने के लिए अर्थव्यवस्था तैयार न हो। दस्तावेजों में सरकारी भर्तियों का विस्तार से उल्लेख है, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी और सीएसबीसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं। सिविल सेवा, शिक्षक भर्ती और पुलिस विभाग में। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या कहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है, विशेष रूप से महिला रोजगार को लेकर। वो कैसे? हमने शुरुआत में देखा था कि महिलाओं का LFPR केवल 11.4% है, बहुत ही कम। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हाँ, ये एक बहुत ही आक्रामक नीतिगत कदम है। तो एक तरफ 11% की भागीदारी और दूसरी तरफ 35% का सीधा आरक्षण। ये तो ऐतिहासिक बाधाओं को पार करने के लिए एक एक्सप्रेस हाईवे की तरह लगता है। बिल्कुल। ये पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए एक टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण है। तो क्या ये 35% का आरक्षण भविष्य में उस 11% के आंकड़े को बदलने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? निश्चित रूप से। जब सरकार सीधे तौर पर 35% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित करती है, तो वो पूरे समाज में एक रिपल इफेक्ट या लहर प्रभाव पैदा करती है। ये रिपल इफेक्ट जमीनी स्तर पर कैसे दिखता है? आप देखिए, जब किसी गांव में रहने वाले लोग देखते हैं कि उनके ही समाज की कोई लड़की पुलिस की वर्दी पहनकर जा रही है या कोई महिला अधिकारी बनकर ब्लॉक कार्यालय में बैठी है, हाँ, तो समाज की धारणा बदलती है। माता-पिता अपनी बेटियों की शिक्षा पर निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये महिलाओं को प्रशासन में सीधे जगह देकर समाज की सोच बदलने का एक तरीका है। सही कहा। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरियां तो सबको रोजगार नहीं दे सकती। जाहिर है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण भी है, जिसमें जीविका का नाम सबसे प्रमुख है। जीविका यानी स्वयं सहायता समूहों या SHG का मॉडल? यह महिला सशक्तिकरण का सबसे मजबूत जमीनी उदाहरण है। इसमें गांव की महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं, बचत इकट्ठा करती हैं और फिर उन्हें बैंकों से कर्ज मिलता है। और वे इस पैसे से सिलाई केंद्र, मुर्गी पालन या किराना दुकान जैसे छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं। बिल्कुल। जब ग्रामीण महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तो वो पैसा सीधे परिवार के पोषण और बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई जान आती है। इसके अलावा स्रोतों में डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि आधारित रोजगार का भी जिक्र है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन भी है। सरकार शुरुआती दौर में सीड फंडिंग और इंक्यूबेशन सपोर्ट दे रही है। मतलब लक्ष्य सिर्फ जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर तैयार करना है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक स्थानीय स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्योग विकसित नहीं होंगे, पलायन की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता। अगर हम इन सभी आधिकारिक दस्तावेजों को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि बिहार की रणनीति एक त्रिस्तरीय मॉडल पर काम कर रही है। 3 tier मॉडल। बिल्कुल। पहला स्तर तैयारी का है, जहां KYP के माध्यम से कौशल दिया जा रहा है। दूसरा स्तर सहयोग का है, जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और भत्ते के जरिए उच्च शिक्षा को वित्त पोषित किया जा रहा है। और तीसरा स्तर अवसर का है, जहां सरकारी भर्तियों और जीविका जैसे ग्रामीण कार्यक्रमों से रोजगार पैदा किए जा रहे हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इसी क्रम में इन नीतियों को समझना और याद रखना चाहिए। देखिए, नीतियां अलग थलग काम नहीं करती हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
बिल्कुल, लेकिन नीतियां कागजों पे कितनी भी अच्छी हों, अंततः सब कुछ अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण पर निर्भर करता है। बिना निजी निवेश के इन नीतियों का पूरा लाभ उठाना हमेशा एक चुनौती रहेगा। और इसी बात से एक बहुत ही उत्तेजक सवाल पैदा होता है, जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। क्या सवाल है? मान लीजिए कि ये सारा सॉल्यूशन ब्लूप्रिंट पूरी तरह सफल हो जाता है। बिहार अत्यधिक कुशल और उच्च शिक्षित युवाओं की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार कर लेता है, जो कि इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य भी है। हाँ, लेकिन अगर राज्य का औद्योगिकरण उसी पुरानी धीमी गति से चलता रहता है, तो क्या ये नीतियां पलायन को रोकने के बजाय सिर्फ अकुशल पलायन को कुशल ब्रेन ड्रेन में बदल कर रह जाएंगी? ये तो बहुत ही गहरा विरोधाभास है। आप एक बेहतरीन कार्यबल तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या वे अपने राज्य में रुकेंगे? और यही संतुलन बिहार का आर्थिक भविष्य तय करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को खुद विचार करना चाहिए। छात्रों को इन बिंदुओं का अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। अगले सेशन में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिहार मैटर्स की तरफ से नमस्कार।